हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर सिक्स्थ। हम जो यहाँ करेंगे हिंदी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हिंदी के अंतर्गत हमारे समक्ष टॉपिक आया है देवनागरिक लिपि। देखा जाए तो जो बच्चे बीए में पढ़ते हैं उनके लिए देवनागरी लिपि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे इसको अच्छे से कर लेंगे उनको 10 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए अगर हम यहाँ पर देवनागरी लिपि की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना है और इस पर विचार करना है। चलिए देखते हैं देवनागरी लिपि में क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं देवनागरिक लिपि। देवनागरिक लिपि देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके करके आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकती हो। और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे वो रहेगा देवनागरी लिपि के क्रमिक विकास, या देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास पे हमने प्रकाश डालना है, या देवनागरी लिपि के विकास पर हमने चर्चा करना है। देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, सिर्फ यहाँ पर आपको समझ होना चाहिए कि देवनागरी लिपि के विकास के और इसका उद्भव के विषय में हमने चर्चा करना है। देवनागरी लिपि की अगर आरंभिक बात करें तो देवनागरी लिपि का नाम की सार्थकता एवं धार का संबंध में अनेक प्रकार के मत पाए गए हैं, और कई विद्वानों ने इस पर अपने मत रखे हैं। इसमें देखा जाए अगर हम ओझा जी की बात करें तो ओझा जी ने साफ शब्दों में जो है कहा था कि नागरी नाम कब से प्रसिद्ध में आया यह निश्चित नहीं है। यानी जो नागरी वर्ड यूज़ हुआ यहाँ पर देवनागरी, इसका कोई समय काल निर्धारित नहीं किया जा सकता, परंतु तांत्रिक काल में नगर नाम प्रचलित था। यानी तांत्रिक युग काल था जिसमें नगर आई थी, तो क्या पता उन्हीं के नाम से देवनागरी पड़ा हो। प्राचीन ग्रंथों की टीकाओं से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन तंत्र युग में देवनागरी के लिए नगर प्रचलित था। यानी देखा जाए तो इस पर श्री राधे श्याम शास्त्री जी का मत है कि देवताओं की मूर्ति बनाने से पूर्व उनका उपासना सांकेतिक चिन्ह द्वारा होती थी। यानी मूर्ति बनने से पहले जो देवताएं होते थे उनका सांकेतिक चिन्ह होता था, जो कई त्रिकोण या चक्रों आदि से बने हुए यंत्र थे, जो देवनगर कहलाता था, मध्य में लिखे जाते थे। देवनगर के मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह कालांतर में भी उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे। और देखा जाए तो देवनागरी के मध्य उनका स्थान होने के कारण इसका नाम देवनागरिक हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि देवनागरिक के उद्भव किस प्रकार से हुआ। और कुछ विद्वानों ने तो इतना तक भी कह दिया है कि नागरी लिपि का सर्वप्रथम संबंध गुजरात के नगर ब्राह्मणों से था, और इस कारण यह लिपि नगरीय कहलाई। और इस मान्यता को ऐतिहासिक आधार नहीं माना गया है, लेकिन इस मत को स्वीकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखा जाए जब तक वास्तविक बातें नहीं होती है तब तक इसको जो है हम सही नहीं मान सकते। कुछ विद्वानों का मत है कि जब से देववाणी संस्कृति इस लिपि में लिखी जाने लगी है तभी से इसका नाम जो है देवनागरिक पड़ा है। और इस मान्यता से देव शब्द की सार्थकता पर तो प्रकाश पड़ता है, किंतु नागरिक शब्द भी सार्थकता स्पष्ट नहीं होती है। यानी देखा जाए तो देव का नगर, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं मनुष्य के मन में जितने प्रकार के भाव या विचार उठते हैं उतने प्रकार के जो है देवनागरी की अपनी अपनी परिभाषा दी गई है, और इस उत्पत्ति का भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचारधारा रखा है। उन सब की पुण्य अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा संभव नहीं है। हम भाषा के रूप में व्यक्त करना हमारे लिए भी संभव नहीं है। देखा जाए तो जिस प्रकार उच्चारित भाषा के द्वारा भावों को पुण्य व्यक्त नहीं हो सकती है, उसी प्रकार लिपि के द्वारा भी उचित भाषा के पुण्य अभिव्यक्ता नहीं हो सकता। कहते लिखित भाषा उच्चारित भाषा का मूल्य सांकेतिक रूप होता है।
क्योंकि देखा जाए तो हम उच्चारित करके कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ लिखी होती है वो स्थूल होती है और वो सांकेतिक रूप प्रदान कर जाती है। भाषा का ध्यानात्मक रूप में बल, तान, स्वर आदि के द्वारा जो अर्थ संबंधी विशेषता लाई जाती है वो लिखित भाषा में नहीं लाई जा सकती। जो हम बोल के ला सकते हैं, जो तान में होती है, जो स्वर में होती है, हम लिखित रूप में उसको वो रूप नहीं दे सकते। आज के लिपि का विकास के रूप को देखकर उसके आरंभिक रूपों की कल्पना करना कठिन है, किंतु इतिहास से पता चलता है कि लिपि के भी विकास सोपान रही हैं। यानी लिपि का विकास भी एक महत्वपूर्ण बात रही है। यथा चित्रलिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि ये काफ़ी महत्वपूर्ण लिपि है। यथा चित्रलिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि ये काफ़ी महत्वपूर्ण लिपियां हैं। लिपि के अभाव में भाषा का परिवर्तन इतना शीघ्र हो जाता है कि पुण्य उसके आधार स्रोत का पता लगाना कठिन हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो आचार्य विनोबा भावे ने इस लिपि को लोक नागरिक नाम देकर प्रयास किया है। यानी आचार्य विनोबा भावे ने इसको जो है लोक नागरिक का नाम दिया है। और उनके मत में क्योंकि यह लिपि किसी जाति, वर्ग, भाषा या प्रांत विशेष लिपि की नहीं, बल्कि यह संपूर्ण राष्ट्र या लोक की जन सामान्य लिपि बन चुकी है, इसलिए देखा जाए तो देवनागरी नगर, देवनगर, लोकनगर तथा हिंदी लिपि भी कहा जा सकता है। यानी इसको कई नामों से हम जान सकते हैं, चाहे आप इसको देवनागरी कहें या नगर कहें या देवनगर कहें या लोकनागरी कहें, सभी में ये सटीक बैठता है। देखा जाए देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि के एक रूप नागरी लिपि से मानी जाती है। तो आप समझ सकते हो कि देवनागरिक लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि के एक रूप नगरीय लिपि से मानी जाती है, ये विश्वास है। ब्राह्मणी लिपि के प्राचीन रूप में हमें अनेक ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों में मिले हैं। ताम्रपत्र वो होते हैं जिन पे हम कुछ बातों को लिखते हैं, और शिलालेख तो समझते ही हो जो पत्थरों पर लिखी जाती है। तो हमारा जो प्रमाण मिले हैं इन ताम्रपत्रों से ही मिले हैं। जो सोने की पट्टी होती थी उस पर उस समय लिखवाए जाते थे, या मिट्टी के पट्टी पे जो है बनाए जाते थे। तो इस तरह प्राचीन समय काल से हमें ताम्रपत्र और शिलालेखों से हमें ब्राह्मणी लिपि के बारे में मिला है। ब्राह्मणी लिपि मौर्य काल में राष्ट्रीय लिपि मानी जाती थी। जो मौर्य काल हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल था, उस समय ब्राह्मणी लिपि को राष्ट्रीय लिपि का दर्जा मिला हुआ था। और इस लिपि के उद्भव के विषय में पार्श्व विद्वानों ने, जिनमें बुलर और बेबर प्रमुख थे, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण अपना विचार रखा। और उनका मानना है कि इसका संबंध पश्चिमी एशिया के किसी प्राचीन लिपि से जरूर रही होगी। यानी देखा जाए तो मुलर और बेबर ये बात कहते हैं कि ब्राह्मणी लिपि का संबंध पश्चिमी एशिया की किसी प्राचीन लिपि से रहा होगा, जबकि भारतीय विद्वान ओझा जी इस लिपि को पूर्णतः आर्य द्वारा खोजी गई मौलिक लिपि मानती हैं। तो इसमें देखा जाए तो हर एक विचारक का अपना अपना विचारधारा है, हम इसको जो है जुटला नहीं सकते हैं। और देखा जाए तो अशोक के शिलालेख भी इसी लिपि में लिखे मिलते हैं। और यही ब्राह्मणी लिपि भारतीय संस्कृति के प्रतीक स्वरूप भारत के अनेक प्रदेश तथा कुछ विदेश में भी प्रचलित विकसित हुई है। यानी देखा जाए तो इस लिपि का सिर्फ भारत में ही प्रचलित नहीं हुआ है, विदेशों में भी इसका काफ़ी प्रचलित और विकास हुआ है। देखा जाए तो ईसा पूर्व 500 से ईसा पूर्व 350 तक इस लिपि को प्रायः यही नाम दिया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ईसा पूर्व 350 के बाद ब्राह्मणी लिपि के दो भेद हो गए, एक उत्तरी ब्राह्मणी लिपि और दूसरा दक्षिण ब्राह्मणी लिपि। तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण था, 350 ईसा पूर्व, जहाँ पर ब्राह्मणी लिपि को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, उत्तरी ब्राह्मणी लिपि और दक्षिण ब्राह्मणी लिपि। उत्तरी शैली का प्रचार प्रायः विंध्याचल के उत्तर में और दक्षिण का उसके दक्षिण में रहा। देखिए, उत्तरी शैली का प्रचार प्रसार विंध्याचल के क्षेत्रों में रहा और दक्षिण का प्रसार जो था दक्षिण में रहा।
उसकी ब्राह्मणी के 5 रूप यहाँ पर हमें देखने को मिला, सिर्फ 5 रूप। देखिए, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरीय लिपि, शारदा लिपि और बंगला लिपि। ये 5 जो है ब्राह्मणी लिपि का महत्वपूर्ण पार्ट था और ये उत्तरी ब्राह्मणी लिपि के रूप थे। ये 5 रूप काफ़ी महत्व रखता है। 4वीं शताब्दी के उपरांत लिपि का नाम गुप्त लिपि हो गया और इसका प्रचलन गुप्त काल में देखने को अधिक मिला हमें। अक्षरों की कुटिल आकृति के कारण यह कुटिल लिपि भी कहलाई, क्योंकि अक्षरों को इतनी जो है समझदारी से बनाई गई थी कि बाद में इसको बहुत से थिंकनर्स ने कुटिल लिपि का नाम भी दिया और यही लिपि विकसित होकर 9वीं शताब्दी में शारदा बन गई। तो कहते हैं ये धीरे धीरे विकास का एक चरण था जो लिपि ने विकास किया। कुटिल लिपि से ही नगरीय और कश्मीर की शारदा लिपि का विकास हुआ। यानी कुटिल लिपि के ही 2 रूप होते हैं, नगरीय और कश्मीर की शारदा लिपि का विकास हुआ कुटिल लिपि से ही। और शारदा से वर्तमान कश्मीरी और गुरुमुखी लिपि का भी विकास हुआ। आज गुरुमुखी लिपि जो है वो भी काफ़ी प्रचलित है और ये पंजाबी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पंजाबी लिपि के रूप में है। देखा जाए प्राचीन नगरीय लिपि नगर लिपि का प्रचार उत्तर भारत में 9वीं सदी के आसपास मिलती है। 9वीं शताब्दी में प्राचीन नगरीय लिपि का जो है नगर लिपि का प्रचार काफ़ी देखने को मिला 9वीं शताब्दी में। परंतु दक्षिण में 8वीं से लेकर 16वीं सदी तक ये काफ़ी बोलचाल में उपयोग किया जाता था। और साथ में देखें तो दक्षिण भारत में इसको नगरीय न कहकर नदी नागरी कहा जाता था। तो ये सारे इसके विकास के कुछ चरण हैं। देखा जाए प्राचीन नगरीय लिपि का विकास होने पर इसके पश्चिमी रूप से आधुनिक देवनागरी जो थी वो गुजराती, महाजनी, राजधानी और महाराष्ट्रीय लिपि प्रस्तुत हुई। यानी इसी से जो है काफ़ी लिपि हमें प्राप्त हुआ। पूर्व से कैथी, मैथिली, बंगला आदि लिपियों का उद्भव हुआ। किसमें? पूर्व से। पूर्व के क्षेत्रों में मैथिली बोली जाती है, बंगला बोली जाती है और कैथी बोली जाती है और इसी लिपि का ये उद्भव हुआ। और इस प्राचीन नगरी का प्रचार 16वीं सदी तक पाया जाता है। देखा जाए तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि 10वीं सदी में पाए जाने वाले सभी शिलालेखों एवं ताम्रपात्र इसी लिपि में पाए जाते हैं। और हमें जो रिसर्च में भी मिला है, खोज में भी मिला है कि इन क्षेत्रों में शिलालेख एवं ताम्रपत्र में ही लिपि का जो है संगठन मिला है। तो ये काफ़ी उद्भव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो देवनागरी लिपि के विकास में आरंभिक रूप ब्राह्मणी का ही है। यानी आरंभिक रूप देखा जाए तो ब्राह्मणी का ही है और उसके बाद के विकास में गुप्त एवं कुटिल लिपियों का काफ़ी योगदान बढ़ गया। और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मणी लिपि के गुप्त एवं कुटिल लिपि के माध्यम से नागरी देवनागरी के रूप में प्रमाणित हो गई। यानी आगे चल के जो है काफ़ी प्रमाणित हुई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। नागरी लिपि अपने आरंभ से लेकर तब तक परिवर्तित होती आई और इस संबंध में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 5 प्रमुख बातों पर प्रकाश डाली और ये 5 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर भोलानाथ ने ये बात महत्वपूर्णता दी कि धीरे धीरे कठिनता से सरलता की ओर आई और आगे भी इसी ओर जा रही है। देखिए, पहले जो थी ये बहुत कठोर थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये आसान हो रही है। ये डॉक्टर तिवारी जी का मानना है। जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी थे उन्होंने इस बात की सही व्याख्या की कि ये लिपियाँ जो है धीरे धीरे कठोरता से सरलता की ओर आगे बढ़ रही है और ये और भी सरल होती चली जा रही है। दूसरी बात इन्होंने ये रखा कि धीरे धीरे शिलालेखा प्रयोग बंद होते जा रहे हैं। यानी शिलालेख जो थे वो बंद होते जा रहे हैं, किंतु कंप्यूटर के आ जाने से यह फिर से चालू हो गए हैं। शिलालेखा जो था पहले बहुत प्रचलित थी लेकिन बाद में बंद हो गई, लेकिन आज कंप्यूटर आने से शिलालेख जो है दोबारा से शुरू हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उन्होंने बताई। इवन हम देखें तो विराम चिन्ह का पर्याप्त प्रयोग होने लगा है और कुछ देर के लिए विराम चिन्ह खड़ी पाई गई।
यानी खरी पाई के स्थान पर बिंदु का प्रयोग होने लगा, किंतु यह प्रथा भी सफल नहीं हो पाई। यानी देखा जाए तो समय के साथ बहुत बदलाव हमने जो है इन लिपियों में देखे। उसके पश्चात देखें तो पंचम अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग होने लगा। तो देखा जाए तो बहुत बदलाव यहाँ पर हमें नज़र आया। और इसमें डॉक्टर बलराम तिवारी ने जो 5 बिंदु बताई वो काफ़ी महत्व रखता है। और इसी के अंदर अंतिम बिंदु यही कहता है कि उर्दू के अक्षरों को देवनागरिक में शामिल कर लेने के कारण क पर बिंदी, ख पर बिंदी, ग पर बिंदी, ज पर बिंदी, फ आदि नए विराम चिन्ह अपना लिए गए। क्योंकि इसका उर्दू का अक्षरों में चला जाने के कारण हमने कई और अक्षरों को जो है अपना लिया। कहते हैं भारत सरकार भी देवनागरी लिपि में अनेक सुधारों को विकसित करने में सराहनीय कार्य कर रही है और इसके लिए केंद्रीय सचिव हिंदी परिषद अपना योगदान महत्वपूर्ण दे रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर देवनागरी लिपि का जो विकास उद्भव हुआ उसके विस्तार में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे जो हमारे समक्ष रहेगा वो देवनागरी लिपि के गुण और विशेषता रहेगा, या कह सकते हो गुणों की दृष्टि से देवनागरी लिपि की अत्यंत वैज्ञानिक प्रमाणता। तो अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है और ये बात आपके मन से जाना नहीं चाहिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना है। जो बच्चे आपकी कक्षा में होंगे, जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे, जरूर इस वीडियो को देखेंगे और ये महत्वपूर्ण उनके लिए बन जाएगा। सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे, तो इसके लिए तो आपको पता है कि जिनको सब्सक्राइब करना पड़ता है। कई बच्चे जो होते हैं कहते हैं कि आपका वीडियो मुझे मिला ही नहीं, जबकि उनकी एक ही गलती होती है, सब्सक्राइब करके मोबाइल रखते नहीं हैं क्योंकि उनका मेमोरी मोबाइल का भर जाएगा। तो ये तो चलिए आपकी महानता है, हम इस पर नहीं कह सकते कि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हर वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आपका पेपर चल रहा होता है तो तिरपान स्टडी सेंटर कोई ना कोई वीडियो आपकी कक्षा के लिए ज़रूर डालता है। कौन सा वीडियो कब डाल जाए ये शायद आपको पता नहीं होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका जो है नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।